थैंक यू। ओके, अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर yx, लेट yx बी द सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यहाँ से यहाँ तक, सच दैट y ऑफ 2 इक्वल टू 7। इसका तो मतलब अभी आप समझ ही गए होगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने का जरिया। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कोई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालते कैसे वैसे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके देखो कि ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, और उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि अच्छा ठीक है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट बैक हियर। डी वाई अपॉन डी एक्स है, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड है, माइनस 2xy है। यहाँ पे देखो अकेला y बैठा है, और ये पूरा x का टर्म है। तो कैसा दिख रहा है इक्वेशन? या लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल है कि नहीं? डी वाई अपॉन डी एक्स है, y है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई को नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर में, हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल। p और q बैठे आप सॉल्व करो। बात समझ आ रही है मेरी? क्या कह रहा हूँ मैं? ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग इट। मैं लिख के दे देता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब ये दिख रहा है, ये लीनियर है। ये क्या है? p, ये क्या है? q। सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट क्या मैं इसको एग्जैक्ट फॉर्म से सॉल्व कर सकता हूँ? एक बार वो ऑब्जर्व करें। सवाल है कि ज़रूरत है क्या? क्योंकि आप एग्जैक्ट फॉर्म आपने नया नया सीखा है ना, तो इतना कस्टम नहीं हो, तो आपको लगता है जो पता है उसी से ही करता है। लेकिन एक बार आपको एग्जैक्ट फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लीनियर अवॉइड करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म इतना आसान होता है, ठीक है। डी वाई के साथ देखो ये एक्स का टर्म बैठा है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ बैठा है। अच्छा, ये एलसीएम ले लूँगा तो dx इधर चला जाएगा, dx इधर भी चला जाएगा। y का डेरिवेटिव क्या होता है? यहाँ बैठा है, हो गया। देखो मैं फिर से रीराइट कर रहा हूँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मैंने ऐसे रीराइट किया था। अब एग्जैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं दूसरे तरीके से रीराइट कर रहा हूँ, एलसीएम लेके। एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई माइनस 2x वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, समझ आया? डी वाई के साथ जो टर्म बैठा है एक्स का, वो ओरिजिनल एक्स होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव डी वाई के साथ बैठा होना चाहिए। गॉट इट? इसका डेरिवेटिव बैठा है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव 2x। dx के साथ जो टर्म बैठा है y का, वो ओरिजिनल y है, इसका डेरिवेटिव इधर बैठा होना चाहिए, बैठा है 1। प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ नीचे क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया है, स्क्वायर मैं यहाँ पे नीचे ला सकता हूँ, RHS से नीचे ले आके यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? ये पूरा हटा के, ठीक है। ये यहाँ पे नेगेटिव के साथ dx का साइन बैठा है, इससे मुझे हिंट मिल रहा है कि नीचे तक कोई x का टर्म ही आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर बैठा है, तो इसको छेड़ने की जगह स्क्वायर को मैं ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ ऐसा होगा नीचे। अगर मैंने ऐसे अज्यूम किया कि नीचे है, तो जो क्वोशिएंट रूल लगाते तो उस हिसाब से तो स्क्वायर आ गया। बाकी ऊपर की सेटिंग ठीक है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं एक बार। u डैश v, ये क्या होता है? नीचे v स्क्वायर होता है ना, ये u डैश v माइनस ये u v स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे v ऐसे ही बैठा है, देखो u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर v ऐसे ही बैठा है, जो v है ऐसे ही बैठा है। v डैश बैठा है, v डैश यानी 2x, ओके।
u कहाँ बैठा है, u क्या था, ये u है, उसका डेरिवेटिव यहाँ बैठा है 1, सॉर्टेड। तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा बताओ, y। अब चाहो तो एक बार उल्टा चेक कर लो कि इसका डेरिवेटिव ये बनता है कि नहीं, क्योंकि इसकी तो हमें आदत पड़ी हुई है ना, इतनी बार कर चुके हैं, इसमें करते हुए कन्फ्यूजन नहीं आएगा, उल्टा करने में कन्फ्यूजन आता है। इसका स्क्वायर नीचे है, ऊपर बैठेगा y का डेरिवेटिव 1 इंटू दिस टर्म लाइक दिस, 1 इंटू मतलब dy आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस फिर इसका डेरिवेटिव 2x इंटू dx और ऊपर का टर्म y। हो गया, सॉर्टेड, ओके। और बचा क्या फिर, इक्वल टू माइनस 2x dx, यही बचा ना RHS में, कर ले तो डेरिवेटिव ये और ये, सो इट बिकम्स y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये कैंसिल, हमें ये गिवन है कि y ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, यानी x की वैल्यू 2 पुट करने से y 7 आता है, सो y आ गया 7, x की वैल्यू 2 पुट किया तो 4 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कितना था 4 प्लस सी, राइट। इससे c की वैल्यू कितनी आ गई, c इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3, c माइनस 3 आ गया, ओके। सो ये क्वेश्चन का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -3, ओके। अब मेरा टर्म क्या बना वो लिखता हूँ, ये सब मैं डिलीट करूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, नेगेटिव कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। इसका मैक्सिमम या मिनिमम निकाल सकते हैं, कैसे, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट, उससे मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, कैसे पता चलेगा, करके देखो क्या आ रहा है आंसर, बताओ। सबसे पहले डिफरेंशिएट करने से पहले तुम्हें खोलना पड़ेगा, बिना खोले मत कर देना कि इसको 2x लिख दिया, इसको 2x लिख दिया, या तो प्रोडक्ट रूल लगाना अगर खोलना नहीं है तो, ठीक है। मेंटली करो थोड़ा, किसमें नेगेटिव आ रहा है देखो, 0 से नेगेटिव आ रहा है, छोड़ो, नेगेटिव आना चाहिए ना मैक्सिमम के लिए, करो देखो भाई 1 से आंसर क्या आ रहा है, 4 इंटू माइनस 4 16, क्रिटिकल पॉइंट आया आप लोगों का, क्या क्या आया, नहीं आया अभी तक, जल्दी करो। आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी फैक्टर्स अवेलेबल रहेंगे फिर।
0 1 और -1, देखो एक बार, 0 1 और -1 है ना, यही चीज़ आ रहा है, 0 1 और -1, 0 1 और -1 आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को मैंने चेक पॉइंट 3 के क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, किया? झूठ। ठीक है, एनीवेज कर लेंगे, अभी ये फटाफट करो, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा आगे का। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव निकाल के, y डैश निकाल के, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके आएंगे 0 1 एंड -1। ठीक है, फिर आप y डबल डैश डबल डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो 1 की वजह से नेगेटिव आएगा, क्योंकि 1 की वजह से नेगेटिव आएगा मतलब उसमें मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसमें आप 1 डालेंगे तो आंसर आएगा 16, विच इज द मैक्स। इज दैट ओके? किसी को डाउट है, कहीं पे आप अटके हो तो बता दो, इवन वाइल फाइंडिंग डेरिवेटिव मैं करके दिखा दूँ फिर। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, हाँ, अब है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ना कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो हम कर लेंगे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन किन किन चीज़ों पे बेस्ड होता है कि इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना होता है गिवन कंडीशन, मतलब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल दिया हुआ एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, उसमें कुछ कर्व के बारे में दिया होगा कि उसका स्लोप, उसके स्लोप के m टाइम्स है n टाइम्स, इस टाइप का आपको वो इक्वेशन लिखना है। उससे फिर हाँ, उससे फिर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। सॉल्विंग सर्टेन रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम, कुछ रेट ऑफ चेंज के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, जिसमें स्पेसिफिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कुछ रहता है, आपने शायद फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर जितना बाहर है उसके डिफरेंस के हिसाब, उसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल वो टेम्परेचर कम होता रहता है, समथिंग लाइक दैट। वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन रहेगा, हमें अलग से वो याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व। ये जो है ये कुछ नया है, ये हम सीख लेंगे, ये भी बहुत आसान है वैसे। इसके 3 स्टैंडर्ड स्टेप्स से उससे आंसर आ जाता है। अगर आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का क्वेश्चन आ गया ना, मतलब हो जाएगा आराम से, श्योर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी भी हो जाएंगे। बाकी में बस आपको क्या होता है कि इन्फर करना होता है क्वेश्चन को, जैसे कि ये देख लेते हैं। इसमें हम कुछ नया कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करना है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ अ कर्व, कोई एक कर्व है, उसका एक पॉइंट है एक्स वाई, द स्लोप ऑफ अ टैंजेंट इज, अच्छा कोई एक कर्व और उसमें ये पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट का जो टैंजेंट है इसका स्लोप कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स है जो इस ट्वाइस, किसी चीज का तो ट्वाइस है, मैं लिख लेता हूँ किसका ट्वाइस है, देखते हैं। ठीक है, ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, टू द पॉइंट -4 -3, कोई एक पॉइंट है -4 -3, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लाइन सेगमेंट जो बना है इसका जो स्लोप है उसका ट्वाइस है ये डी वाई बाई डी एक्स। समझ आई बात? एट एनी पॉइंट एक्स वाई, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई ऑफ अ कर्व, द स्लोप ऑफ द टैंजेंट, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टैंजेंट है डी वाई अपॉन डी एक्स, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। किसका ट्वाइस है? कोई एक लाइन सेगमेंट है विच इज जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी एक्स वाई को -4/3 से, इसको जो ज्वाइन कर रहा है उसका ट्वाइस है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना मतलब इसको सॉल्व करना है, दैट पासेस थ्रू -2 1, -2 1 का क्या यूज होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y + 3 अपॉन x + 4। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक वेरिएबल से ट्रेवल कीजिए फटाफट।
तो ये स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, 2 तो रह ही जाएगा ना, 2 यहाँ पे तो रह जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ लॉग डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 हो जाएगा ना, 2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 4, बाहर एक 2 होगा, फिर ये होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई प्लस 3 हो जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो होल स्क्वायर होगा, फिर पॉइंट वही होती है, यहाँ पे तुम होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, बात वही है। बात समझ आ रही है मेरी? यहाँ पे अगर रूट आ रहा है, अच्छा तो वो जो 2 है वो एनीवेज कांस्टेंट है, वो सी पे हम मिला सकते हैं। अब ये जो कांस्टेंट है ना √2, इसको मैं हटा सकता हूँ सी में इंक्लूड करके। बात समझ आ रही है? सारे कांस्टेंट आप इसके साथ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। सो अब मैच कर रहा है आपका, चलो मैं इसको और कर देता हूँ, y प्लस 3 होल स्क्वायर, ये नया सी बन जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब मैच कर रहे हैं, देख लो ये है ना आपका y प्लस 3 इक्वल टू सी टाइम्स, अब इसमें -2 और 1 अगर वो करे सेटिस्फाई करे तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू सी टाइम्स 2 स्क्वायर। सी 1 आ रहा है क्या? सी 1 आ रहा है। तो ये बन जाएगा y प्लस 3 इक्वेशन ऑफ द कर्व ये है, ठीक है, समझ आया? स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। ये अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कर्व नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके, फॉर विच द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी। ओके, लेंथ ऑफ द नॉर्मल, लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या होता था? ओके, देखिए क्वेश्चन समझिए, फाइंड द कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर विच द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी। ये कोई कर्व है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अब लेंथ ऑफ द नॉर्मल क्या होता है ना, यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करो तो किसी एक पॉइंट पी से इसका लेंथ लिया जाता है, इसको लेंथ ऑफ द नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। पॉइंट पी ऑन द कर्व इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब ये जो ये जो पॉइंट पी है, सॉरी यहाँ पे बाहर नहीं, कर्व पे, और इसका जो रेडियस वेक्टर मैग्नीट्यूड है मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। एक्चुअली अभी तक हमने वेक्टर पढ़ा दिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब कि उसमें कांस्टेंट कुछ रहेगा, जो भी कर्व ओरिजिन से पास होता है उसमें कांस्टेंट कुछ भी नहीं रहता, जीरो हो जाता है। फॉर विच द लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व, कोई भी पॉइंट पी पे जो लेंथ ऑफ द नॉर्मल होता है ना, उसका ये
फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। यू गाइस रिकलेक्ट? नो, मतलब हमने नहीं पढ़ा है, हम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं पढ़ा है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल हमने नहीं पढ़ा है कि ऐसा कैसे हो गया? अच्छा छोड़ो फिर ये क्वेश्चन, लेट्स स्किप द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ना जो वेक्टर का है, रेडियस ऑफ वेक्टर, ये भी पढ़ना पड़ेगा, वो हमने पढ़ा नहीं अभी। तो लेट्स स्किप द क्वेश्चन। अगर हमने ये पढ़ा ही नहीं है तो फिर आगे डिस्कस करके फायदा नहीं है। ओके, बट एनीवेज ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें आप इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही एक बनता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए ना क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आता है। सीबीएसई में हाँ आता है, रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई में। और इसको करने के ना दो तरीके हैं, और दोनों एकदम वैलिड तरीके, दोनों आप स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, और दोनों एक्चुअली सिमिलर ही है। दोनों का जो एसेंस है वो सेम ही है, बस करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको समझाता हूँ। इसका जो सोल्यूशन है, पहले हम जो पीडीएफ में गिवन है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम किस तरीके से करेंगे वो सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स एवरी 40 ईयर्स। हर 40 साल में पॉपुलेशन अगर पी है तो 2p हो जाता है, डबल हो जाता है। अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन में द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना आपको, ऐसा साइन होता है प्रोपोर्शन का। आई थिंक आपने ये फिजिक्स वगैरह में भी काफ़ी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में, आई डोंट नो, कहीं पे तो पढ़ा होगा। नंबर ऑफ द अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। ट्रिपल मतलब ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या गिवन है, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन मेरा p है, रेट ऑफ इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, टाइम के साथ वो रेट बढ़ता जा रहा है, राइट। सो dp अपॉन dt होगा रेट ऑफ इंक्रीज। समझ आई मेरी बात? दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। उस टाइम जो पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनल है। जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो उस टाइम के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dp अपॉन dt इक्वल टू k टाइम्स p। ये चीज़ पता है आप लोगों को? ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा ना, आपके दो कांस्टेंट्स आ जाते हैं, एक है k जो प्रोपोर्शन की वजह से आया है, और एक है c जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके फाइन। अब देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 40 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। तो आपको अब मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ और सोल्यूशन आपको वॉक थ्रू करके समझा रहा हूँ कि कैसे करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले जो ओरिजिनल अप्रोच है वो आप समझे। ओरिजिनल अप्रोच समझने के बाद हम जो अप्रोच लेंगे वो आपको बेटर समझ आएगा। ये देखो, ये प्रोपोर्शनल वाला टर्म है, dt को ऊपर ले गए तो dp इज इक्वल टू k टाइम्स p dt। ठीक है, ये स्टेप समझ आया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर ये जो p था ना इसको नीचे ले आए, ये जो नीचे है ना इसको इसी स्टेप में ले आना चाहिए था, बट एनीवेज ये समझ आया क्या हुआ। ये वाला स्टेप, इसमें p को नीचे ले आए, dt के ऊपर लेके गए, इंटीग्रेट किया तो log p इक्वल टू k टाइम्स t प्लस c आ गया जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो हमारा इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन बन गया। इसमें जो वेरिएबल है वो पॉपुलेशन है और टाइम है, ये दो वेरिएबल्स है जो x एंड y होते हैं जनरली, और ये जो k है और c है कॉन्स्टेंट्स है। ओके, अब इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट द पॉपुलेशन बी p0 एट t इक्वल टू 0। जब स्टार्ट हो रहा है हमारा कैलकुलेशन उस टाइम पॉपुलेशन को p0 लो, t0 देन c इज इक्वल टू log p0। अगर स्टार्टिंग टाइम पे मेरा पॉपुलेशन p0 है तो कांस्टेंट की वैल्यू log p0 होगी। कैसे, यहाँ पे डाल दो, ये हो गया log p0, t को 0 पुट किया क्योंकि मेरा स्टार्टिंग टाइम है, तो c बचेगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, c हो जाएगा log ऑफ p0। ठीक है, इससे मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाला। उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैंने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया तो ये आ गया। इज दैट ओके? इसमें डाउट है किसी को यहां तक हम कैसे पहुंचे? अब ये जो log p0 है ना, अब ये कांस्टेंट हो गया, दिस इज नॉट अ वेरिएबल नाउ, log p स्टिल अ वेरिएबल, t स्टिल अ वेरिएबल, बट log p0 इज नॉट।
अब ये कह रहा है नाउ पॉपुलेशन बिकम्स ट्वाइस ऑफ P0 व्हेन T इज इक्वल टू 40। जब 40 साल बीत जाते हैं तो पॉपुलेशन डबल हो जाता है। इज दैट ओके? ये समझ आया सबको? इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको फिर से मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में डालूंगा, क्योंकि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना, ये हर कंडीशन, हर सिचुएशन के लिए ट्रू है। ये नहीं कि अभी या 40 साल बाद, 30 साल बाद के लिए भी ट्रू है, 80 साल बाद के लिए भी ट्रू है वो। ओके, पुटिंग दीज वैल्यू इन नंबर, अच्छा सॉरी, इसमें डाला क्योंकि इसमें हमने कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाली ना, तो अब ये हमारा नया इक्वेशन हो गया। इसमें c की वैल्यू निकाली है। सो log p की जगह आ गया 2p0, k की जगह आ गया k तो ऐसे ही है, t की जगह आ गया 40। अब हम 40 साल आगे का देखें, प्लस log p0। ठीक है, ये log p0 को हम LHS में ले आएंगे तो log 2p0 माइनस log p0 हो जाएगा। जब दो log माइनस होते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं अंदर की वैल्यू, तो सिर्फ log 2 बचेगा। अबे क्या किया? हाँ, आई एम नॉट श्योर ये स्टेप में इन्होंने क्या किया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। ओके, फिर कैंसिल कर दिया, बट एनीवेज दैट्स द सेम थिंग। इवेंचुअली ये आ जाना चाहिए 40k इक्वल टू log 2, उसे k की वैल्यू आ गई 1/40 log 2। ये समझ आया? अब मैंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अब जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू है, आई विल अगेन पुट इट बैक इन द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे पास k और c दो वैल्यूज हैं। ये जो अभी तक जद्दोजहद चल रहा था वो k और c की वैल्यू निकालने की इंटेंट था। एक बार k और c की वैल्यू आ गई तो मेरा इक्वेशन दिखेगा ऐसा। log p ये वेरिएबल है, k की वैल्यू आ गई नॉट t/40, log 2/40 था। ठीक है, log 2/40 और t तो वेरिएबल है, प्लस log p0 ये कांस्टेंट है। अब मुझे पूछा गया है पॉपुलेशन थ्राइस कब होगा एट t, कौन से t पे पॉपुलेशन थ्राइस हो जाएगा, कितने टाइम पे। उस टाइम को मैंने t1 ले लिया कि मान लो t1 पे पॉपुलेशन थ्राइस हो जाता है। ओके, सो अब इस इक्वेशन में वापस डाला, log 3p0 हो गया। RHS में t को मैंने लिखा t1 बिकॉज नाउ आई एम फाइंडिंग t1 निकालना है। log 2/40 तो ऐसे ही है और ये कांस्टेंट ऐसे ही है। अब ये देखो, ये फिर से कट के log 3 बचेगा सिर्फ। ठीक है, ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू t1 log 2/40। t1 को इधर ही रखेंगे, 40 ऊपर ले जाएंगे, log 2 नीचे ले आएंगे, ये ऐसा हो जाएगा 401 log 3/log 2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जा रहे हैं। 401 इंस्टेंट है, नॉट 401। अभी जो log 3/log 2 है ना, इसको log 3 - 2 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं होता, गलती से कर देते स्टूडेंट्स, क्योंकि log 1 करके 0 ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे ही रहेगा, यही फाइनल आंसर है। सबको स्टेप समझ आए? दो कॉन्स्टेंट्स बने थे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी एंड के। पहले तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे मैंने वो वैल्यूज निकाली, फिर वो दोनों वैल्यूज निकाल के जब मेरा पूरा इक्वेशन बन गया, उस पर जो फाइनल कंडीशन के लिए मुझे टाइम निकालना था, यानी t1 फॉर 3p0, वो सब वैल्यूज डाली तो t1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दिस इज फंडामेंटल अप्रोच, ये जानना जरूरी है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का यूज कैसे कर सकते हैं हम, देखो कि मेरे पास ये तो गिवन था dp/dt इज इक्वल टू k टाइम्स p, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शनल है टाइम के लिए। ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन था। अब इसको मैं लिख रहा हूँ dp/p इक्वल टू k टाइम्स t। इज दैट ओके? यहां तक डाउट है किसी को? सॉरी, एनीवन हैज एनी डाउट? इनिशियल स्टेप्स, इवेंचुअली तो इंटीग्रेशन करना ही है, उससे तो बच नहीं सकते। बट इंटीग्रेशन करते टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, जो पॉपुलेशन मूवमेंट हो रहा है मेरा, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जो आज का पॉपुलेशन है और 40 साल बाद का पॉपुलेशन जो उसका डबल है, उससे वहाँ से वहाँ तक हो रहा है,
तो आज का पॉपुलेशन अगर मैं P0 ले लेता हूँ लाइक गिवन इन द क्वेश्चन, तो 40 साल बाद के पॉपुलेशन को मैं 2P0 लिख सकता हूँ। समझ आया? आज का टाइम, इन्होंने एक्चुअली आज के टाइम को क्या लिया था, 0 लिया था। हम उसको T0 भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि 0 ले, हम कोई भी एक कांस्टेंट ले सकते हैं। और जो 40 साल बाद का टाइम होगा वो T0 + 40 हो जाएगा बस। आज से 40 साल, आज अगर 2026 है तो 40 साल बाद और 40 ऐड हो जाएगा ना उसमें। तो आज के टाइम को मैंने T0 लिया, आप 0 भी ले सकते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये गैप 40 का होना चाहिए। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन समझ आया सबको? क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है? नहीं आता। सो यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये क्या होगा, log p फ्रॉम P0 to 2P0 इक्वल टू k टाइम्स t आ जाएगा फ्रॉम T0 to T0 + 40। इज दैट ओके? ये हो जाएगा log 2P0 माइनस log P0 इक्वल टू k टाइम्स, अच्छा ये t आ जाएगा फ्रॉम T0 to T0 + 40। समझ आई ये स्टेप? इसको क्या मैं log 2 लिख सकता हूँ? log 2 लिख सकता हूँ राइट? k टाइम्स ये हो जाएगा T0 + 40 माइनस T0 यानी 40। इज दैट ओके? k की वैल्यू क्या आ गई, log 2/40। ओके, सो मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो बन जाएगा dp/p, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू log 2/40 dt। यहाँ पे k की वैल्यू डाल दी। इज दैट ओके? अब सवाल पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, में ट्रिपल हो जाना चाहिए, पॉपुलेशन ट्रिपल होना चाहिए। तो फिर से मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, सेम थिंग जो यहाँ पे किया था। अब पॉपुलेशन P0 से कहाँ तक जाएगा, 3P0। टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टाइम तो हमें निकालना है। ठीक है, सो अगर आज का टाइम है T0, तो जो टाइम कहाँ तक जाएगा वो मैं अगर +T मान लेता हूँ, कैपिटल T, तो इवेंचुअली मुझे इस कैपिटल T की वैल्यू निकालनी है, यही निकालनी है राइट? ओके, सो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, सेम ये चीज आएगा जो यहाँ पे हुआ है। इंटीग्रेट करूंगा तो यही आएगा ना डेफिनेटली, बस 2p की जगह 3 आ जाएगा, 3P0 आ जाएगा। तो यहाँ पे log 3 आएगा, तो ये हो गया log 3। इज दैट ओके? इक्वल टू log 2/40 तो रहेगा ही, ये वाला तो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम जो यहाँ पे आया था, यहाँ पे 40 आ गया था, यहाँ पे क्या बचेगा, कैपिटल T। इज दैट ओके? नहीं, आर यू गेटिंग इट और नॉट? सो कैपिटल T की वैल्यू क्या हो गई, 40 log 3/log 2। यही टाइम निकाला था हमने सोल्यूशन में भी, यही था ना सर? हाँ, 40 log 3/log। सो डू यू कंसिडर दिस इज मच फास्टर? बट लॉजिकली दोनों सेम ही चीज है। डेफिनेट इंटीग्रल में हम जो यहाँ पे माइनस कर देना, उन्होंने इक्वेशन क्रिएट करके माइनस किया था बस, और कुछ नहीं। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस बेटर राइट? इट्स लाइक ड्राइविंग अ मैनुअल कार एंड ड्राइविंग एन ऑटोमेटिक कार। आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए तो ऑटोमेटिक का चलाना आसान लगता है आपको। गॉट इट? ओके, अब ये अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये जो अभी हमने रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन किया ना, सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे सारे। बस यहाँ पे ऐसा रहेगा, रेट ऑफ चेंज में ना ये वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाले भी क्वेश्चन यही रहते हैं, उसमें प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। तो उसके क्वेश्चन कुछ चेक पॉइंट्स में गिवन है, वो करेंगे। ठीक है,
फाइन, ये देख लेते। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ए बीइंग अ पैरामीटर। अच्छा, इसमें ए पैरामीटर है, ये तो अब तक आप सबको पता ही चल गया, राइट। हमें क्या निकालना है? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। डोंट आस्क मी व्हाट इट इज। हाँ, अननोन कांस्टेंट, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होता है, इन सब में घुसने के, हाँ ठीक है मैं समझा दूंगा। एनीवे, जब इतना कर ही रहे तो 2 मिनट और समझाने में कुछ जाता नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, मेरा बस पॉइंट ये है, ठीक है। इसको निकालने के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, क्या आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट टॉपिक। क्या करते हैं? ए की वैल्यू निकालो और रिप्लेस कर दो, या फिर ए को कोने में रख दो RHS में और डिफरेंशिएट कर दो, तो रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं होती। मतलब ऐसे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 4a ऐसे लिख दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर 2y डैश माइनस, ओ माइनस नहीं सॉरी, इंटू एक्स फिर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स तो उड़ गया, इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाता है, नहीं डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो ये क्या हो गया? 2y डैश एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक ये उड़ाया, एक ही उड़ाया, 2x y डैश को dy अपॉन dx लिख रहा हूँ इक्वल टू y। प्लीज बताइए यहां तक मैंने ठीक किया है कि नहीं? क्या मैंने सही से निकाला है? क्योंकि इतने मैंने कैजुअल तरीके से निकाला है ना, डेरिवेटिव निकालने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सही है, ओके, आई विल गो विद योर वर्ड्स। ये स्टेप 1 हो गया, मैंने डी निकाल लिया। स्टेप 2 क्या होगा? ध्यान दीजिए, जहां पे भी आपको dy अपॉन dx दिखे उसको रिप्लेस करो माइनस dx अपॉन dy से। ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 क्यों किया है? डोंट आस्क, बस ये है स्टेप 2। dy अपॉन dx को माइनस dx अपॉन dy से सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो जैसे मैंने सब्सटीट्यूट किया, क्या बन जाएगा? 2x, इसमें सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, माइनस dx अपॉन dy इक्वल टू y। स्टेप 2 समझ आया सबको? किसी को डाउट है इसमें? स्टेप 3 क्या है? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दो, बस। डिफरेंशियल सॉरी, इसका इक्वेशन ऑफ कर्व फॉर्म करो, उल्टा। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्वैप, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो दिस बिकम्स minus 2x dx equal to y dy, right? So it becomes minus 2x square upon 2 y square upon 2 plus c. So y square upon 2 plus x square equal to c, ये मतलब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अच्छा, ऑर्थोगोनल का मतलब पता है आप लोग? ऑर्थोगोनल ट्राइंगल्स, ये सब पता नहीं पड़ा आप लोगों ने 10th में? 90 डिग्री होता है इसका मतलब ऑर्थोगोनल का। समझ आया कैसे करना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चंस? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, स्वैप dy अपॉन dx, अगेन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। 3 स्टेप्स। यहाँ आ गया आपका आंसर। लेट मी चेक, हाँ ये वाला आप करके देखिए प्लीज। द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज,
सी ए होना चाहिए। एक मिनट, इज दैट ओके? ऐसे कैसे? भारी मिस्टेक हो गया। दैट्स राइट, आंसर सी है। ओ आंसर ए है, आई एम सॉरी, कांस्टेंट सी है, मेरा उस पर ध्यान नहीं। यही है ना सबका? समझ आया कैसे करना है? अच्छा, आप थोड़ा थियोरेटिकली भी समझ लीजिए। क्या होता है ना, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए सबसे पहले तो एक सिंगल पॉइंट चाहिए होता है, और सिंगल पॉइंट के अराउंड दो ऐसे कर्व्स ड्रॉ करने होते हैं जो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस सिंगल पॉइंट के अराउंड क्या मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट? और इस सिंगल पॉइंट के थ्रू एक्चुअली फैमिली ऑफ कर्व्स ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने फैमिली ऑफ कर्व से ही डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट किया, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो फैमिली ऑफ कर्व मतलब ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल से मल्टीपल सर्कल्स होंगे, ठीक है? और इसके थ्रू हम फैमिली ऑफ लाइंस भी पास करा सकते हैं, जैसे कि ये एक लाइन पास हो गया, ये एक लाइन पास हो गया, ये एक लाइन हो गया, दिस इज फैमिली ऑफ लाइंस। आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये सर्कल और ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ऑलवेज। परपेंडिकुलर कैसे मेजर करते हैं? यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करो, वो आपस में 90 डिग्री में होता है, तो ये नॉर्मल हो जाता है क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है और ये टैंजेंट है। तो इस सर्कल का क्या पढ़े थे हम? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ये लाइन है, ठीक है? और इस लाइन का ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ये सर्कल है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है? क्योंकि ये फैमिली ऑफ कर्व्स होने चाहिए एंड दे हैव टू
बी रिलेटेड टू दैट सिंगल पॉइंट ऑल्सो। ये नहीं कि इस लाइन में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और बोल दिया इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ये है, नहीं, दे आर नॉट रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि फैमिली को रिलेशन होना चाहिए, नॉट जस्ट द इंडिविजुअल। साउंड्स लाइक मैरिज, बट एनीवेज, आपको समझ आया ये चीज? तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालते कैसे, बस उन 3 स्टेप्स का ध्यान रखिए, बाकी हो जाएगा। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल आवर थ्योरीज, बट अभी जो एक्चुअल चीज़ बचा है वो करना है। तो प्लीज़ कम टू चेक पॉइंट 2 और चेक पॉइंट 3, आई एम सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन 313। हाँ, प्लीज़ ओपन चेक पॉइंट 3। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था क्या? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था लास्ट क्लास में एवरीवन? कोई ऐसा है जिसने नहीं किया, वुड लाइक टू डू नाउ? आई एम नॉट गेटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन 4 तक हो गया था एवरीवन? प्लीज हैव अ लुक। सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे किया था? एक बार एग्जैक्ट फॉर्म से ट्राई करोगे? क्वेश्चन 5 प्लीज ट्राई करके देखिए। और जिन जिन का चेक पॉइंट 3 हो गया, मैं चेक पॉइंट 4 के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, वो ट्राई कीजिए। ये 5 क्वेश्चन कीजिए चेक पॉइंट 4 से। चेक पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 4 सबका हो गया। चेक पॉइंट 3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म से ट्राई कीजिए। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी था, राइट? क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए एग्जैक्ट फॉर्म से हो जाएगा। और अगर आपने एक बार एग्जैक्ट फॉर्म से कर लिया ना, बहुत आसान हो जाता है वो। हाँ, क्वेश्चन 9।
फाइनल टर्म ऐसा है y की वैल्यू निकालने के लिए उसमें e के पावर में तुमने कैसे किया इसको? एग्जैक्ट फॉर्म से किया? हाँ एग्जैक्ट फॉर्म से आ जाएगा 1 प्लस ई एक्स और वाई और वाई, दैट्स राइट, एक्स आएगा, दैट्स राइट। इससे सी की वैल्यू भी नहीं निकाली। ओके, एनीवे सी 1 आया। फिर वो जो e के पावर है उसको कैसे सॉल्व करें अप्रॉक्सीमेटली नहीं, अप्रॉक्सीमेटेड नहीं होगा। y और -4 निकालना है मुझे देखना पड़ेगा प्रॉपर्ली। एक बार तुम रिविजिट करोगे क्या? मुझे लग रहा है सी की वैल्यू 1 नहीं है शायद। चेक करो। क्या 4 है क्या? देख लेना एक बार। ओके, चेक पॉइंट 3 हो गया क्या सबका? जिनका हो गया चेक पॉइंट 4 कर रहे हैं? ओके, 3 अभी किसका पेंडिंग है बताओ? फिनिश इट फास्ट। अनिका आपका हो गया? 3 चल रहा है ना? क्वेश्चन सॉरी, चेक पॉइंट 3 खत्म करके रखिए, फिर चेक पॉइंट 4 स्टार्ट करेंगे। जिनका हो गया चेक पॉइंट 4 स्टार्ट कीजिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं। विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक पॉइंट 3 खत्म हुआ सबका? एनीवन हैव एनी इशू इन चेक पॉइंट 3 क्वेश्चंस? नो? ओके, चेक पॉइंट 4 स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है किसी का? क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है, चल रहा है किसी का? एनी स्टार्ट किया? प्लीज गो अहेड विद क्वेश्चन 2। एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं समझा दूँ कैसे करना है इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड।
क्वेश्चन 2 डेफिनेट इंटीग्रल से कीजिएगा जैसा हमने सीखा है। और तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके ओके क्वेश्चन 2 हुआ है किसी का? प्लीज ट्राई क्वेश्चन 2। It is exactly similar to the question we did. Do you want me to explain question 2 approach कैसे करना है? Okay. You want to explain? Okay. Settled? Okay. The temperature of a hot body decreases at a rate proportional to the excess of the temperature of the body over the temperature of the surrounding medium. अभी जो कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश है ना, उसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर का रेट चेंज हो रहा है, यानी जो ठंडा हो रहा है बॉडी, वो किस रेट से ठंडा हो रहा है? जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, जितना एक्सेस सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी जो डिफरेंस है। एक्सेस मतलब कि रूम से कितना डिफरेंट है वो, मतलब आगे कम या ज़्यादा जो भी है, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। द पॉइंट इज कि ये टेम्परेचर कम हो रहा है, इट इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग की वजह से एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनली डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव आया है, और मैं इसको टेम्परेचर ऑफ रूम से माइनस करूँगा। जो भी बॉडी का टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ रूम का जो डिफरेंस है, उसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, मतलब इतना एक्सेस है। अगर बॉडी का टेम्परेचर 100 है, रूम का टेम्परेचर 70 है, तो 30 एक्सेस है, उसके प्रोपोर्शन से वो डिक्रीज हो रहा है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर पास आता रहेगा ना, इसका डिक्रीज का रेट कम होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा ना, जैसे 30 है, फिर 20 हो गया, फिर 10 हो गया, तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर कम होगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा टेम्परेचर कम होने में। ओके, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है इसमें। अब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? अच्छा, ये मेरा फंडामेंटल हो गया जो इंफॉर्मेशन गिवन है। ये कैपिटल टी इज टेम्परेचर, स्मॉल टी इज टाइम, इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी माइनस टेम्परेचर ऑफ रूम। ओके, अब ऑब्वियसली इसको इंटीग्रेट करना होगा, ये नीचे ले आएंगे। फाइन, इंफॉर्मेशन गिवन है, द बॉडी इज हीटेड टू 100 डिग्री, इज केप्ट इन अ रूम विद टेम्परेचर 30 डिग्री। तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी जब 100 डिग्री है, टेम्परेचर ऑफ रूम इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, जो भी है, डजंट मैटर। एट टाइम टी इक्वल टू 0, तो उनका जो इनिशियल टाइम था इस कॉम्बिनेशन को स्टार्ट करने का, वो था टी इक्वल टू T0, नॉट टी इक्वल टू 0, T0 या टी इक्वल टू, सॉरी, टी इक्वल टू 0 ही। आफ्टर 5 मिनट्स द टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 80 डिग्री, यानी t इक्वल टू 5 मिनट्स पे टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 80 डिग्री, मतलब ऑब्वियसली बॉडी का ही टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया होगा। ओके, इट्स टेम्परेचर विल बी 60 डिग्री व्हेन t इज इक्वल टू व्हाट?
सो इवेंचुअली टेम्परेचर ऑफ बॉडी जब 60 डिग्री होगा तब टाइम हमारा कितना होगा ये निकालना है। 5 मिनट में 80 डिग्री हो गया तो कितने मिनट में 60 डिग्री होगा, ये सवाल है। ओके, सो अगेन हमने अपना फंडामेंटल इक्वेशन क्रिएट कर लिया। इसको हम वेरिएबल सेपरेबल से ऐसे लिख सकते हैं, ओके, माइनस के को नहीं, यहाँ पे टी माइनस टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ रूम ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस के टाइम्स डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल लगाएंगे, बी वेरी केयरफुल। पहले टाइम का लगा लेते हैं। यहाँ पे टाइम बैठा है, टाइम 0 से 5 मिनट तक जा रहा है। ओके, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? इज दैट ओके? यहाँ तक समझ आया? ये हो जाएगा लॉग टेम्परेचर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे जो टी आर है ना, ये कांस्टेंट है 30 डिग्री पे, इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करना। तो ये जो डी टी है ना, वो ये वाला ही टी है, तो मैं टी भी हटा देता हूँ सो दैट टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये जो टी है ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी ही है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी को हर जगह में टी कर दे रहा हूँ। आई होप ये समझ आया सबको। टेम्परेचर ऑफ बॉडी को टी रखा है, टी आर है, टेम्परेचर ऑफ रूम है जो 30 कांस्टेंट है। ये हो गया लॉग ऑफ टी माइनस 30 फ्रॉम 100 से 80 इक्वल टू माइनस के, ये हो जाएगा स्मॉल टी फ्रॉम 0 to 5। इज दैट ओके? ओके, दिस बिकम्स log 80 आएगा ना पहले, तो 50 माइनस log 70, 5/7 ही कहा था, माइनस के टाइम्स 5, so log 5/7 equal to minus k times 5। सो k की वैल्यू हो गई, माइनस को इधर लेके ले जा रहा हूँ, तो इससे log 7/5 हो जाएगा और 1/5 log 7/5, ये k की वैल्यू आ गई है। इज दैट ओके? सो मेरा इक्वेशन बन गया डी टी अपॉन टी माइनस 30। इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, बट इस बार मैं k की वैल्यू के साथ लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक लगेगा? 0 से 60, और ये टाइम 0 से स्मॉल टी लिख देते हैं। ओके, ये हो जाएगा log कैपिटल T माइनस 30 फ्रॉम 0 to 60। 0 क्यों किया? 100 होगा ना, 100 से 60, बॉडी का टेम्परेचर तो कम हो रहा है। 100 से 80 किया था ना, 100 से 60 हो गई, माइनस 1/5 लॉग, अच्छा एक काम करते हैं, माइनस हटा देते, log 5/7 दोबारा कर देते हैं। ये नेगेटिव हटाया तो ये log 1/5 5/7 हो गया, ये रहेगा t। सो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो दूसरी तरफ चला जाएगा, 5 log 5/7, ये हो जाएगा log ऑफ 60 माइनस 30 यानी 30 डिवाइडेड बाय 70, 3/7, राइट? ऐसा बेहुदा सा कोई आंसर है? नहीं, क्यों नहीं है? इसका हम कुछ और फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या? log 3 माइनस log 7 अपॉन log 5 माइनस log 7। कुछ तो हमने इसमें ना
अच्छा है तो सही, ऑप्शन डी तो है, ऑप्शन डी ही है। इसका आंसर क्या डी है क्या? डी है ना, इसका डी ऑप्शन है। अभी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने 7/5 किया है। हाँ, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 3/7 को 7/3 किया। 3/7 को अगर 7/3 करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव बाहर आएगा। 7/5 करेंगे तो नेगेटिव बाहर आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 log 7/3 अपॉन log 7/5। दोनों नेगेटिव बाहर आके कैंसिल हो गए। इस स्टेप में डाउट है किसी को? अच्छा, आप लोगों को ये पता है log a अपॉन log b इक्वल टू log ऑफ a विद बेस b, ये प्रॉपर्टी पता है log की? बस वही लगा दिया इन्होंने। 5 log 7/5 इसका बेस हो गया, ऊपर 7/3, ऐसा कैसे ही रहेगा। यही आंसर समझ आया? तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का ही अप्रोच लेना, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, ऑर्थोगोनल कीजिए, एकदम आसान, फटाफट कीजिए, इसके बाद हमें PYQs करने हैं। हो गया? 7 करो, 4 के बाद 7, 8, 9 करना है, किसी का 4 हुआ है तो।
ये है क्या के 1/4 है क्या? हाँ क्वेश्चन 4 कैसे हुआ समझ आया सबको? किसी स्टेप में डाउट है? ये जो कांस्टेंट्स आते जा रहे हैं ना सी के साथ, उन सबको मैं कंबाइन कर करके सी करता जा रहा हूँ, क्योंकि कांस्टेंट्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में सब मर्ज होता जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
हाँ
अंदर ले आया ना। लॉग से अब ठीक है। क्या निकालना है? फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टेम्परेचर T एट एनी गिवन टाइम स्मॉल t। तो यही निकालना है ना, K निकालेंगे और फिर इसमें पुट करना है शायद। हाँ, तो फिर E कर सकते हैं ना सीधा। माइनस है क्या? माइनस भी फिर तो हो गया मेरे ख्याल से। यप। क्वेश्चन 7 हो गया सबका। क्वेश्चन 8 हुआ है किसी का? 8 भी हो गया। क्वेश्चन 9, दैट्स प्रीटी क्विक। 7 हटा दूं मैं? ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है ना? 8 सबका हो गया, नहीं हुआ तो चेक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन 9 में a⁻n-1 गिवन है, तो इसमें जो पैरामीटर है यानी जो अननोन कांस्टेंट है वो क्या है, a की n? n क्यों नहीं है? क्योंकि n आंसर में भी है, सॉल्यूशन में भी n बैठा है, तो n हमारा पैरामीट्रिक कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है बट नॉट पैरामीट्रिक। ओके,
ऑप्शन बी आंसर है या ओके। जिनका क्वेश्चन 9 हो गया है प्लीज़ PYQs में मूव कीजिए। पेज नंबर 339, क्वेश्चन नंबर 654। चेक पॉइंट 4 हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 6 में ना एक गड़बड़ है। इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है आप लोग, राइट, देन एट x इक्वल टू 1 ये लिखा हुआ है, देन क्या एट x इक्वल टू 1 है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। देन डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इक्वल टू 1 क्या होगा ये पूछा गया। चेक पॉइंट 4 एवरीवन इज डन। किसी को डाउट है चेक पॉइंट 4 में किसी क्वेश्चन में? क्वेश्चन 6 में जो लास्ट लाइन है वो देख लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना x इक्वल टू 1। देख के करने का मन नहीं कर रहा, राइट? 3 घंटे की क्लास है, तुम्हारा एग्जाम भी 3 घंटे का होगा और आखिरी में तुम मैथ्स ही करोगे, राइट? तो तुम इसी स्टेट ऑफ माइंड में होगे एग्जाम के टाइम। अपने आप को पुश करो इसलिए, मेरा पॉइंट ये है। और भी एग्जॉस्टेड हो गए रादर। एक्चुअली बहुत इजी है, dy/dx निकालना बस। और LHS में पूरा y है, RHS में पूरा x है। चेन रूल का बाप लगेगा और कुछ नहीं। इतना बड़ा चेन रूल है ना, मेरा भी करने का मन नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन में ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट, लेट मी वेरीफाई इट वंस बिफोर यू गाइस गेट इनटू इट।
नहीं सॉस नहीं, आई थिंक ठीक ही है, लेट्स गिव इट अ शॉट। मैं भी ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया ना सबने? क्या साइन इनवर्स है ये? ओ गॉड, साइन क्यूब। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली साइन इनवर्स नहीं है। हूँ नोज, नीचे आ जाता, रूट आ जाता, मुझे तो इसी से खौफ लगता है। ओके, 3 साइन स्क्वायर इसको मैं पूरे को टी लिख देता हूँ। टी, यहाँ पे टी आ गया। 3 साइन स्क्वायर टी। उसके बाद इसका लगेगा चेन रूल। π/3 तो कांस्टेंट है। व्हाट? चेन रूल साइन पे भी लगेगा क्या? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? अगर यहाँ पे मान लो साइन क्यूब x होता तो होता 3 साइन स्क्वायर x कॉस x, तो होगा ये कॉस t। ये t रहता ना, मैं t इसलिए लिख रहा हूँ ताकि इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े बार बार, और कुछ नहीं, वो आप बाद में रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अंदर का होता राइट, यानी π/3, और ये cos x होता तो ये हो जाता माइनस साइन। अब इसको मैं लिख रहा हूँ t1, माइनस साइन t1 राइट, ये ठीक है। और फिर इसमें लगेगा चेन रूल, π/3√2, 3/2, this is t2 now, 3/2 -1 यानी हाफ। ओके, फिर इस पे लगेगा चेन रूल। इज दैट ओके? चलो ये t1 t2 करके एक जगह तो समा पाया। ओके, अब हमें डालना है x1। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं एट x = 1, क्योंकि x सबसे अंदर है, सो t2 का वैल्यू सबसे पहले आएगा राइट। x = 1 पे t2 कितना आएगा? -4 + 5 + 1, टू है। कुछ गलती की मैंने? नहीं, -4, हाँ 2 है। t3 की वैल्यू कितनी आएगी? और t3 कहाँ से आएगा?
T1. T1 is, how's that? 2 अंदर आ गया तो रूट 2 पाई बाई 3 हुआ ना, रूट 2 पाई बाई 3 होगा। अरे नहीं, इसका भी तो 3 है ना। अरे मैं लिखता हूँ T1 इज दिस, यानी पाई 3 रूट 2 इंटू 2 टू द पावर 2 क्यूब का रूट, यानी 2 रूट 2। या आर वी डन टिल T1? T3, ओ T, सॉरी, अब T करते हैं। cos 2 पाई बाई 3 यानी cos 120, cos 120 या 150, 120 राइट। तो 80 से माइनस किया तो कितना हो गया, 60, नेगेटिव हाफ। ओके, सो दिस इज नेगेटिव हाफ, so T is pi by 3 into negative half minus pi by 6. Is that okay till now? Okay, अब इस पे डालते हैं, इसको मैं y डैश लिखता हूँ क्योंकि अपेरेंटली क्वेश्चन में वही लिखा है। साइन स्क्वायर ऑफ t, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस पाई बाई 6, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन में माइनस बाहर आ जाता है, स्क्वायर है तो माइनस उड़ भी जाएगा। साइन पाई बाई 6 इज साइन 30, दैट इज हाफ, यानी 1/4। अभी गुड टिल नाउ। पर फिर y कहाँ गया, मैं बना क्या रहूँ? अगर सब कुछ ही आंसर में आ गया, इज देयर अ y लेफ्ट समवेयर? Why don't we have a y? Because आंसर में y है ना। That's why this question is incomplete या पता नहीं कुछ बीच का लाइन उड़ा होगा। Anyways, जितना किया है उतना हम कर लेते हैं, y डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। Into cos t is cos minus pi by 6 यानी cos pi by 6, that would be cos 30 यानी root 3/2 into pi by 3 minus sin t1 sin 2 pi by 3, तो माइनस हाफ हुआ ना, तो प्लस हाफ हो जाएगा। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। इनटू पाई 3 अपॉन रूट 2, 3 इंटू 2, T2 कितना आया था, 2 रूट 2, x इक्वल टू 1 पे ये कितना आ जाएगा, -2। ओ गॉड, इतनी मेहनत करके निकालेंगे ये सब और फाइनली में आंसर ही नहीं पता निकालना क्या है। माइनस में हो रहा है क्या, हाँ उसकी वजह से। ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया और ये √3 हो गया। ऊपर के सारे गए, सिर्फ पाई स्क्वायर बचा, राइट, पाई स्क्वायर। अरे नहीं यार, थम्बा, तो ये रूट नहीं हटाते ना, ये एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। या आई डोंट नो, दैट्स अ पॉइंट। मैं बस जो मुश्किल पार्ट है वो करके रख दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन कहीं पे पूरा मिल जाए, कहीं पे तो होगा क्योंकि PYQ है, तो तुम्हें समझना है ये वाला तो मुश्किल पार्ट है, ये तो हो जाएगा। इसके बाद जो निकालना है वो आसान होगा, कुछ एक रिलेशन क्रिएट करना, विच आई डोंट नो बिकॉज क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। बट ये वाला जो मुश्किल पार्ट है वो मैं करके छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है सीखना कैसे करना है। ओके, ये 3 गया और ये 3 गया, तो √3 पाई स्क्वायर y डैश। अब ये हो जाएगा 8, 16, कुछ भी नहीं बचा,
तो समथिंग √3 π² अपॉन 16। ठीक है, तो अभी हमने x=1 पे y डैश की वैल्यू निकाल दी है। अभी क्वेश्चन क्या है ये हमें पता नहीं, बट इतना जो पार्ट था वो मुश्किल पार्ट था। आई थिंक कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ही निकालना होगा किसी पर्टिकुलर y के वैल्यू पे, बस इसको इतना ही छोड़ते हैं। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। मैं आपको ये बता सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 हमने PDF सॉल्व करते हुए किया हुआ है, सो यू रिकलेक्ट हाउ वी डिड इट एंड डू इट अगेन। सबसे पहले आपको लिखना होगा फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। उसमें जो तुमने कहा कि डायमीटर वाला इक्वेशन यूज़ करना है, बट उसके साथ एक लैम्डा भी ऐड होता है। लैम्डा एक्स क्यों? पासिंग थ्रू दोज 2 पॉइंट्स। नहीं, लैम्डा एक कांस्टेंट होता है, जो x है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दोज 2 पॉइंट्स। ये होगा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को एज अ डायमीटर लेना होता है सर्कल का, और ये डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन होता है। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट्स है ना, इसमें आप कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करोगे तो 0 - 2 है 0 2, यानी ये लाइन जो है वाई एक्सिस है। अब क्योंकि वाई एक्सिस है तो उसका इक्वेशन होता है x = 0।
इसलिए वहाँ पे x लिखा होगा। सब कुछ LHS में लाके RHS में 0 रखना और जो LHS का टर्म होता है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, ये आपका फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन हो गया। आप इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से लैम्डा निकालिए और रिप्लेस कर दीजिए, वो तो स्टैंडर्ड अप्रोच है। इसके बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लैम्डा x इक्वल टू 0, 2x 2y dy upon dx plus lambda equal to 0. Lambda is minus 2x plus y dy upon dx. Placing the value of lambda here, x square plus y square minus 4 plus minus 2x x plus y dy upon dx equal to 0. x square plus y square minus 4 minus 2x square minus 2xy dy dx. उसको RHS में ले गया, 2xy dy upon dx equal to y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बचा। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए गिवन है। एक्स स्क्वायर नेगेटिव कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, हाँ दैट्स ट्रू, ऑप्शन ए है, दैट्स करेक्ट। ये नेगेटिव कॉमन लेके LHS बनाएंगे तो प्लस आएगा, दैट्स करेक्ट। क्वेश्चन 5 देख लीजिए, इफ समवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क मी। ट्राई, इफ यू डन विद 5 गो टू क्वेश्चन 4, गिव इट अ शॉट। इसमें फैमिली ऑफ पैराबोला है, पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस मतलब 4ax नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू नहीं, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बट दैट इज पैराबोला थ्रू ऑरिजिन। यहाँ पे उन्होंने ऑरिजिन मेंशन नहीं किया, सो यू हैव टू शिफ्ट द ऑरिजिन एंड राइट द जनरल इक्वेशन। बट एक बार क्वेश्चन 5 हो जाए तो। क्वेश्चन 5 हो गया सबका? किसी को डाउट है क्वेश्चन 5 में? कैन वी मूव अहेड विद क्वेश्चन 4? Question 4 says a differential equation representing the family of parabolas with axis parallel to y-axis and whose length of lattice rectum is the distance of the point 2 minus 3 from a line. एक line given है तो वो तो distance formula से आपका निकल आएगा। But even before that एक पैराबोला है जो y-axis के पैरेलल है, तो उसका फंडामेंटल जो ऑरिजिन के पैराबोला का फॉर्मूला है वो तो 4ay आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये होगा। बट ये ऑरिजिन से गुजरता है, यहाँ पे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना, तो जो पैराबोला ऐसा दिखता है ना जो ऑरिजिन से गुजरता है। अब ये ऑरिजिन से ना गुजर के कहीं और से गुजर होगा, y एक्सिस का अभी भी पैरेलल है, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। अब ये जो इसका वर्टेक्स है, इसको आइडियली मैं ए बी लेता हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि ए ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो आई यूज़ सम अदर कोऑर्डिनेट। यू कैन यूज़ एम और एन ही यूज़ कर लो, एम एन। ठीक है, अब ये जो x होगा ये x माइनस एम हो जाएगा, 4ay माइनस एन हो जाएगा, बस ये कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो दिस इज योर जेनरिक फार्मूला। ओके, अब इस जेनरिक फार्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है, इसमें ये भी गिवन है जो ये अच्छा लैटिस रेक्टम का लेंथ कितना होता है किसी भी पैराबोला का? फॉर्मूला क्या होता है पता है? लैटिस रेक्टम का लेंथ का फॉर्मूला 4a, यही होता है। ये डिस्टेंस को कहते हैं, यहाँ पे जो फोकस से हम लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज 4a। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू तुम्हें गिवन है, क्या गिवन है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 माइनस 3 फ्रॉम दैट लाइन। एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या?
ये हमने पढ़ा है क्या क्लास में? स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है ना हमने, मुझे लगा कि 3D का है, हमने पढ़ा नहीं अभी तक। स्ट्रेट लाइन से पढ़ा है ना, एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। पॉइंट गिवन है 2 - 3 और लाइन गिवन है 3x + 4y - 5 = 0, माइनस कर दिया LHS में लगा के। तो ये डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ, ये जो पॉइंट्स है इसको यहाँ पे डाल देते हैं, 3/2 + 4/-3 - 5, इसका मॉड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्या होगा, 3² + 4² या 2² + 3², या 3² + 4², a² + b²। ठीक है, समझ आया। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड लगाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये 4a ही है, 4a की वैल्यू है ये, उसमें गिवन है कि लैटिस रेक्टेंगल का लेंथ है ये डिस्टेंस। तो दिस वुड बी 6 - 12 - 5 -17 से यानी 11/5। ठीक है। सो अब ये 4a को इरेज करके मैं लिख दे रहा हूँ 11/5। तो अब आपका काम क्या रह गया बताइए। ये इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है। इसमें 2 अननोन है, एक m है एक n है। तो कितनी बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। उड़ा दीजिए। क्या तरीका होता है, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसमेंट ना, कांस्टेंट जो अननोन है उसको RHS में रखिए और उड़ता जाएगा अपने आप। RHS या LHS कहीं पे भी रखिए। अभी देखिए इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या n उड़ेगा? उड़ जाएगा राइट। तो ये हो जाएगा 2x - m 11/5 y, y नहीं 1 सॉरी, dy बाई dx। ये समझ आया। इसका डिफरेंशिएशन है dy/dx। n का 0 हो गया, n उड़ गया। अब अगले स्टेप में क्या m उड़ सकता है? 2 इंटू, अब ये तो dx/dx होगा 1, 11/5, इसका डेरिवेटिव हो गया। ये आंसर होना चाहिए। हो गया 11 टाइम्स d2y/dx² = 10। ए नहीं बी। हो गया सॉर्टेड। बस आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़, जेनरिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो हम जब कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसके PYQs हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे? वेक्टर्स। मैंने अभी चैप्टर का क्रोनोलॉजी देखा, वेक्टर्स पहले आ रहा है, तो वेक्टर्स ख़त्म करेंगे। और आपका टर्म एग्ज़ाम 23 से है, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? प्लीज़ अच्छी तरह पढ़िए। CBSE के एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिए, लटक जाएंगे, सही कह रहा हूँ। ठीक है, उसके क्वेश्चंस भी ट्रिकी होते हैं, ऐसे नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। प्लीज़ टेक इट सीरियसली। बिफोर योर टर्म एग्जाम स्टार्ट आई वांट टू फिनिश वेक्टर एंड विल हैव अ शॉर्ट क्लास फॉर LP। ठीक है, ओके।